Okay, so today we are going to study a house is not a home. किसी के स्कूल में ये स्टोरी हो चुकी है? मैम No. मेरे No, ma'am. बताइए प्राची, क्या है इस स्टोरी में? मैम स्टोरी में एक ऑथर है, वो एक बॉय है जो जिसका स्कूल चेंज हुआ है और वो सेटल नहीं हो पा रहा है अपने स्कूल में। तो उसके पेरेंट्स मम्मा बोलती हैं कि उसके फादर जब वो 3-4 इयर्स का था तभी उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो फिर सेटल होने की कोशिश करते हैं और उस बॉय के पास एक कैट होती है, रेड टैबी कैट। और सडनली एक दिन उनके घर में आग लग जाती है एंड ऑथर की मम्मी उनके घर में जाती है ताकि अपने पापा की मेमोरीज, फोटोज, पिक्चर्स वगैरह ले आए। और मैम उस ऑथर की कैट उस हाउस में ही चली जाती है, हाउस में ही रहती है। वो उसको 5 आवर्स बाद याद आता है कि उसकी कैट हाउस के अंदर ही है। तो फिर वो बहुत रोने लग जाता है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के घर चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद एक वुमन उसकी कैट ले आती है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है। शॉर्ट में ही सही, टूटी फूटी, लेकिन स्टोरी सही बताई है और इसी के साथ मुझे याद भी आ गई स्टोरी। मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चला गया है। ओके, सो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। जब हम एक जगह से दूसरी नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो हमारे पुराने फ्रेंड्स छूट जाते हैं और नई जगहों पर नई तरह की फीलिंग आती है। उसमें हमें बुरा लग रहा होता है कि हमारे स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए, पार्टी करते थे साथ में, है ना। तो वो सारी चीजें आप किस तरह से एक बच्चा एक चैलेंज को फेस करता है, ये इस स्टोरी में है। बहुत ही इमोशनल तरह से दिखाया है, एंड में हैप्पी हैप्पी हो जाएगा सब कुछ। चलो चलते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। हाई स्कूल का जब फर्स्ट ईयर, जैसे तुम लोग को पता है, टीवी, अगर इंग्लिश टीवी सीरियल देखे होंगे तो वहां पर ग्रेड होता है ना, हाई स्कूल के बाद कॉलेज वाला होता है ना। कि हाई स्कूल वहां पे वो मानते हैं ना इसको, 11th 12th को ना। So my first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me. यानी जूनियर हाई से वो पास हो चुका है। With all the seniority, the upper grade levels could afford me. यानी अभी नई मैं सीनियर क्लास में जा रहा हूँ। It felt strange starting over as a freshman. लेकिन दोबारा से नई शुरुआत करना था, क्योंकि अब जूनियर से अब सीनियर में ट्रांसफर होते हो। सीनियर हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल होता है वहां पर। तो सीनियर हाई स्कूल में जब ट्रांसफर होते हो तो वो बोल रहा है, एक नई फीलिंग, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि एक ऐसा फ्रेश फिर से शुरू हो रहा है। ठीक है, द स्कूल, क्योंकि नया स्कूल शिफ्ट हुआ। The school was twice as big as my old school. जो नया स्कूल था सीनियर हाई स्कूल वाला, वो मेरे पुराने स्कूल से लगभग 2 गुना बड़ा था। And to make matter worse, my closest friends were sent to a different high school. और जो सबसे बुरी बात थी, जो और बुरी लग रही थी, वो ये कि मेरे जो सबसे करीबी फ्रेंड्स थे वो दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे। I felt very isolated. इसलिए मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं मेरे पुराने टीचर्स को इतना मिस कर रहा था कि मैं वापस जाता था स्कूल एंड मैं उनसे मिलता था। That would encourage me to get involved in the school activities. और वहां जाकर के मुझे एक एनकरेजमेंट मिलती थी, वो लोग मुझे एनकरेज करते थे कि मैं वापस अपने स्कूल जाऊं और वहां की एक्टिविटीज में थोड़ा, नए वाले स्कूल में थोड़ा इन्वॉल्व हूँ, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स मुझे बताते थे कि मैं नए स्कूल में जा रहा हूँ तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, नए लोगों से मिलने। नए लोग हैं, ये बात अलग है कि पुराने छूट गए, लेकिन नए मिले भी तो हैं। So you will have more opportunities to meet with new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school. उन्होंने बोला थोड़े टाइम में मैं एडजस्ट कर लूंगा और मेरा जो नया स्कूल है मैं उसे पसंद करने लगूंगा। एंड मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और ये भी हो सकता है कि मैं जितना अपने पुराने स्कूल को पसंद करता था उससे ज्यादा मैं नए स्कूल को पसंद करने लगूंगा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them. और उन्होंने बहुत श्योरिटी के साथ बोला था कि अरे थोड़ा टाइम की बात है, फिर तुम एडजस्ट कर लोगे और नए स्कूल को पुराने स्कूल से ज्यादा पसंद करने लगोगे।
और उन्होंने बोला ऐसा होगा जरूर, लेकिन जब ऐसा होगा तो हमें भूल मत जाना, आना और हमें विजिट करना टाइम टू टाइम। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। मैं समझ गया कि वो क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से वो उसके दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश कर रहे थे कि नई जगह है, थोड़ा जेल अप करो, बी हैप्पी, और थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन करके, ऑल्दो ऑथर को ये समझ में आ गया कि वो उसके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसे नया स्कूल समझ में, नया स्कूल पसंद आ जाए। लेकिन फिर भी उसको लगा कि चलो, इस बात को सुन के उसे थोड़ा कंफर्ट लगा, तो उसने बोला आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। ठीक है, मैंने उस चीज में थोड़ा कंफर्ट लिया। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, यानी थोड़े ही, जब मैंने हाई स्कूल स्टार्ट किया उसके थोड़े ही टाइम के बाद, नॉनदलेस का मतलब बेटा होता है इन स्पाइट ऑफ, ये जानते हुए भी, के बावजूद, ये जानने के बावजूद, होता ना, इन स्पाइट ऑफ लविंग मैंगोज आई एट एप्पल, मुझे पसंद था आम, लेकिन मैंने एप्पल खा लिया। तो ये जानने के बाद में भी कि वो मेरे ऊपर साइकोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, तब भी मैंने उनकी बात सुन के थोड़ा कंफर्ट लिया। एक संडे, जब भी मैंने नया हाई स्कूल स्टार्ट किया उसके थोड़े ही टाइम के बाद, एक संडे के दिन आफ्टरनून, दोपहर में, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम। मैं मेरे घर में डाइनिंग रूम में बैठा था, डूइंग होमवर्क, उसके ऊपर होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी, उस दिन ठंड थी, हवा चल रही थी। वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और घर में जो फायर प्लेस होता है, चिमनी टाइप का, देखा है, हैव यू सीन इट? एक एरिया होता है जहाँ पर मोस्टली Yes, मूवीज ma'am. में देखा होगा। सो वहां पर फायर प्लेस में फायर थी गर्म करने के लिए। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट was lying on the top of all my papers, और मेरी रेड कलर की जो टैबी कैट है वो मेरे सारे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी, परिंग लाउडली। ठीक है, कैट पर करती है ना, तो वो तेज तेज आवाज कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वाटिंग एट माई पेन, और ओकेजनली वो उसके पेन की तरफ, स्वाटिंग का मतलब होता है एक तरह से आवाज करना, ठीक है, आवाज, एक तरह से उसको, अब कैट क्या करेगी, अपने मुंह से अटैक करती है ना, जैसे, तो जैसे कैट माउस पे अटैक करती है ना, उसी तरह से स्वॉटिंग का मतलब होता है अटैक कर रही थी, क्योंकि उसको पेन खाना था एक तरह से, समझ गए? मैम ग्राउल करना। हाँ, ये कह सकते हो, लेकिन जैसे कैट म्याऊ म्याऊ करके किसी के ऊपर अटैक नहीं करती है, जंप मारना जिसे कहते हैं, यस मैम। तो वो अटैक करना, बेसिकली अटैक हुआ। स्वॉटिंग मीन्स अटैक हुआ। तो वो अटैक कर रही थी पेन के ऊपर छीनने के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और वो ऐसा उसे करने में मजा आ रहा था, इसलिए वो बार बार उसको लेने के लिए अटैक कर रही थी पेन के, मुझे दो, ठीक है, छीन रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, कैट मेरे से कभी दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज अ किटन, जब वो बहुत, जब कैट छोटी होती है तो कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, तो मैंने उसे तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her good life, और कहीं ना कहीं कैट को ये पता था कि मैं ही हूँ जो उसे अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, इसीलिए जो कैट थी वो ऑथर को बहुत लाइक करती थी। हाँ बेटा। मैम पर्रिंग का मतलब क्या है? परिंग का मतलब आवाज करना। My mother kept stroking. Guys, wait a minute. I'll be back.
या गाइस, सो या कहाँ थे? तो ओकेजनली स्वॉटिंग मतलब वो अटैक कर रही थी, छीनने की कोशिश कर रही थी एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। तो बार बार वो केवल मजे लेने के लिए वो ऑथर जो पेन से अपना होमवर्क कर रहा है तो उसके ऊपर वो अटैक कर रही थी, मुंह मार रही थी कि मुझे चाहिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। अच्छा, उसको ये पता था कि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर बेटर लाइफ, तो ये इसीलिए कैट उसे पसंद करती थी। माई मदर कैट स्टोकिंग, स्टोकिंग का मतलब होता है कोयला डालना, जैसे अंगीठी में कोयला डालते जाते हैं ना, तो उसी तरह स्टोकिंग, स्टोकिंग का मतलब है कोयले को ऐड करते रहना। तो वो स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस, यानी बार बार जो मेरी मदर है वो ऐड करते जा रही थी कोल ताकि गर्म रहे घर एंड वार्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे कुछ अलग सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, फिर मैंने उसे नोटिस किया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, ऐसा लगा जैसे कि छत में से जो धुआं है वो नीचे की तरफ आ रहा है। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see, और इतनी जल्दी घर में धुआं भर गया कि हम मुश्किल से ही कोई चीज देख पा रहे थे। जब धुआं भर जाता है तो कुछ दिखता नहीं है ना। Groping our way to the front door, यानी हम जल्दी से, ठीक है, बाहर की तरफ, फ्रंट डोर की तरफ भागे। ग्रोपिंग का 1 मिनट मतलब मैं चेक कर देती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ग्रोपिंग मीन्स या ब्लाइंडली। सो क्योंकि धुआं भर गया है घर में तो वो आंख बंद करके जाएंगे ना कि दिखता नहीं है, वरना आंख खोलेंगे तो लगेगा धुआं। तो ग्रोपिंग का मतलब है यहाँ पर सर्च ब्लाइंडली, कि वहां पर वो अंधेरे में अपना आंख बंद करके हाथ से ऐसे ऐसे करके वो बाहर की तरफ, फ्रंट डोर की तरफ वो निकल आए। और रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और घर के सामने जो बाहर लॉन था वहां सब जा, वहां पर वो दोनों भागने लगे, वो और उसकी मदर। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in the flame. और जब तक हम बाहर आए, engulf का मतलब पूरी आग लग चुकी थी, जैसे engulfed in sorrow, दुख में डूबा हुआ। तो engulfed का मतलब एक तरह से हिंदी में होता है डूबा हुआ, या फिर यहाँ पर होगा completely burned, क्योंकि फायर ने तब तक उसको जला दिया है ना पूरा, तो completely burnt। तो ये जो engulfed था तब तक फ्लेम्स, जो फायर है उसने पूरे जो छत है उसको पूरी तरह लग चुकी थी, यानी पूरे इलाके में डूब गई थी वो फायर में। तो इनगल्फ का वैसे मतलब तो होता है ऑल इन इट, टोटल इन इट, किसी चीज का उसमें पूरी तरह से डूब जाना, दैट इज इनगल्फ। इंग्लिश में सर्च करके इसका सिनोनिम बता देती हूँ। इनगल्फ का स्वीप ओवर लिख लो, स्वीप ओवर या फिर सराउंडेड, ठीक है, सराउंडेड इज मोर एप्रोप्रिएट, समझ में भी आएगा। तो सराउंडेड का मतलब है कि पूरी की पूरी जो छत थी उनके घर की वो फायर में सराउंड हो गई थी, एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और बहुत जल्दी से वो आग जो है वो फैल रही थी। आई रैन टू नेबर्स, मैं मेरे पड़ोसियों के पास भागा, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, सो दैट कि मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं। While I watched my mother run back into the house, लेकिन तब तक मैंने देखा कि मेरी जो मम्मी है वो फिर से घर के अंदर भाग रही है। My mother then ran out of the house carrying a small metal. फिर मैंने देखा कि मेरी मदर घर के बाहर दौड़ती हुई घर के बाहर निकली, और उनके हाथ में एक मेटल बॉक्स था जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. फिर मैंने देखा कि वो क्रेज स्टेट का मतलब वो बहुत ज्यादा डरी हुई, और ऐसे जैसे डर से पागल सी नहीं हो जाते कि क्रेजी, शी वाज गोइंग क्रेजी, हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस केस को जल्दी से रखा, ड्रॉप किया लॉन पर, और फिर से वो घर के अंदर चली गई कोई और सामान उठाने के लिए। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मुझे पता था कि वो क्या करने वाली है। माय फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, मेरे फादर तब भी, उनकी डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था। And I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flame. और मुझे पता था कि मेरी मदर मेरे फादर की पिक्चर्स या फिर उनके लेटर्स को जलने नहीं देगी। तो she was trying to get उसके फादर की पिक्चर्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो भी उनकी मेमोरीज थी, she was trying to get those out of the house, कि इसके पहले कि पूरा जल जाए, ठीक है। They were the only thing that she had to remember him by. और बस उनके फादर के जो पिक्चर्स और लेटर्स थे, बस वही चीजें बची थी
जिससे उसकी माँ मेरे फादर को याद करती थी मेरी का, इसीलिए शी वाज ट्राइंग टू सेव इट। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैंने डर से उनके ऊपर चिल्लाया, मम मॉम नो, नहीं नहीं आप अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me. मैं उनके पीछे बस भागने ही वाला था, तभी मैंने ये फील किया कि एक बहुत बड़े हाथ ने आकर के मुझे रोक लिया। It was fireman. वो fireman था। I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire trucks. मैंने नोटिस ही नहीं किया कि पूरी की पूरी गली में ढेर सारे फायर ट्रक्स तब तक आ चुके थे। I was trying to free myself from his grasp. Grasp का मतलब पकड़, होल्ड, ठीक है। तो उसकी जो होल्ड थी, जैसे फायरमैन ने उसको कस के होल्ड किया हुआ था कि बच्चा अंदर ना भागे, तो आई वाज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ। तो इमेजिन करो किसी की माँ भाग रही है अंदर, तो आग में तो बच्चा भी भागेगा पीछे बचाने के लिए, पता नहीं जल ना जाए। तो शी वाज लाइक अ बॉलीवुड मूवी सीन, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, नहीं मुझे छोड़ो। लेकिन फायरमैन ने नहीं छोड़ा। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर्स इन देयर, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, मेरी मम्मी अंदर है, मुझे जाना ही है। He held on to me, लेकिन वो मुझे पकड़े रहा। While other firefighters ran into the house, और उतने में ही बाकी फायर जो फाइटर्स हैं वो घर के अंदर दौड़ गए। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. और उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसको पता था कि मैं बहुत लॉजिकल चीज नहीं कर रहा था उस वक्त, कि मेरी मदर भाग गई तो मैं भी घर के अंदर आग लगे घर में भाग जाऊं। एंड अगर वो मुझे जाने देता तो शायद मैं भाग जाता घर के अंदर। He was right, वो एक तरह से सही था। It's all right, they'll get her, he said. और उसने बोला कोई बात नहीं, वो उन्हें बाहर ले आएंगे, don't worry. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मुझे एक ब्लैंकेट रैप का मतलब मेरे चारों तरफ ओढ़ा दिया, एक ब्लैंकेट से मुझे कवर किया मुझे ब्लैंकेट से। तो रैप्ड का मतलब कवर्ड, ठीक है। He covered a blanket around me and sat me down in our car. और फिर उसने मुझे हमारी कार में बैठा दिया। थोड़ी ही देर के बाद अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम अवर हाउस। थोड़ी देर के बाद इमर्ज का मतलब मैंने देखा एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला विद माय मॉम इन टो। और उसने मेरी जो मॉम है उनको लिया हुआ था। टो का मतलब वो जो टो करने के लिए लेकर नहीं आते हैं, स्ट्रेचर टाइप का होता है। सो दैट शुड टो का मतलब बेटा वो उठा करके ला रहे हैं, या तो किसी चीज के ऊपर या तो स्ट्रेचर के ऊपर, आई डोंट नो। यहाँ पर पिकअप, ठीक है। तो ही वाज कैरिंग हिज मॉम, ठीक है, विद सम टूल और समथिंग। सो ही टो का मतलब एक तरह से किसी को लेकर आना किसी चीज में, ठीक है। सो उसने उसकी मॉम को उठा करके ले आया। ही क्विकली टुक ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। हाँ वही तो मतलब स्ट्रेचर ही हुआ। फिर वो उसने उठा करके उनको ट्रक पे रखा और जल्दी से उसके ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क रखा। आई रैन ओवर, मैं दौड़ा, एंड हग्ड हर, और मैंने जाकर के अपनी माँ को गले लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished. यानी vanished का मतलब होता है खत्म हो गए। वो सारे टाइम्स जब मैंने उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया या फिर मैंने उनको हेट किया, उसी थॉट के साथ कि मैं उन्हें खो सकता था, उस एक मोमेंट में मेरी माँ मुझसे अलग हो सकती थी, उसी के साथ ये सारे थॉट, जितना भी मेरे साथ कभी भी उनका आर्ग्यूमेंट होता, वो सारी चीजें एक पल में चली गई, क्योंकि वो डर आ गया मेरे अंदर कि आई कुड लूज हर, खो सकता था उनको आज। She is going to be okay, said the fireman. फायरमैन ने बोला कि वो ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke. ठीक है, बस उनके फेफड़ों के अंदर थोड़ा धुआं चला गया है। And then he ran back to fight the fire. और फिर वो इतना बोल के वापस आग बुझाने चला गया। While my mother and I sat there dazed. जब मैं और मेरी मदर वहां पर एकदम डेज्ड का मतलब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में बैठे हुए थे कि हमारा तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया, इस स्टेट में बैठे हुए थे, ठीक है। एक तरह से डेज का मतलब हो जाएगा bewildered, ठीक है, कंफ्यूजन, जिसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करे क्या ना करे। सो होश उड़ जाना, समझ गए, होश उड़ जाना एक तरह से, आउट ऑफ सेंस। तो जब मैं और मेरी मदर एक तरह से वहां पर डेज्ड होकर बैठे थे, आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन। मैं देख रहा था
कि मुझे याद है कि मैं मेरे घर को जलते हुए देख रहा था एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और हम दोनों उस चीज में कुछ नहीं कर सकते थे। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे के बाद फाइनली जो आग है वो बुझ गई। Our house was almost completely burned down. हमारा जो घर है वो पूरी तरह जल गया था। But then struck me, लेकिन अचानक से मुझे याद आया, I hadn't seen my cat, कि मैंने अपनी कैट को देखा नहीं है। Where was my cat? मेरी कैट कहाँ थी? और इसको सोच के मैं इतना डर गया। I realized that she was nowhere to found, कि वो आसपास कहीं भी नहीं थी। Nowhere to found का मतलब जहाँ भी वो देख सकता था वहाँ पे वो नहीं मिल सकती थी। तो if I say that you are nowhere to found मतलब तुम नहीं मिल रहे, nowhere हो तुम। So then all at once and hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears. और अचानक मुझे याद आया, अरे मेरा स्कूल भी बदल गया है, मेरा घर भी जल गया है, मेरी कैट भी चली गई है। तो मैं broke down का मतलब तेज तेज रोने लगा and cried, और मैं रोता ही रहा। I was suffering loss big time. मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान। big time loss का मतलब जो कभी कभी once in a lifetime होता है, इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. Fireman ने हम लोगों को उस रात हमारे घर में नहीं जाने दिया। It was still too dangerous, ठीक है, क्योंकि राख में भी चिंगारियां तभी होती है ना, इसी वजह से अभी भी वहां जाना बहुत डेंजरस था। Dead or alive, I could not imagine leaving without knowing about my cat. जिंदा रहूं या मर जाऊं, बट मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं मेरी कैट को ये जाने बिना कि मेरी कैट के साथ क्या हुआ, मैं कैसे ठीक हो सकता था। रिगार्डलेस, बिना कुछ सोचे या बिना कॉन्सिक्वेंसेस का परवाह किए, आई हैड टू गो, मुझे जाना ही था। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक एंड a few of the firemen's blankets. हमने जो कार में है, we piled into the car, कार में हमने पाइल यानी सामान रख दिया। just the clothes on our backs, ठीक है। piled into the car का मतलब है हम कार के अंदर बैठ गए एक तरह से, ठीक है। piled into the car, हम कार में बैठ गए। with just clothes on our backs, थोड़े से कपड़े हमारे पीठ पे यानी थोड़े हैंडबैग में होंगे। and a few of firemen's blankets, और थोड़े से फायरमैन के ब्लैंकेट्स थे हमारे पास। and made our way to my grandparents' house to spend the night. और उसके बाद हम हमारे grandparents के house में चले गए रात बिताने के लिए। Next day Monday, अगले दिन मंडे था। I went to school, मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to the church that morning. और मैंने अभी भी वही ड्रेस पहना था जो मैंने संडे को, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं सुबह, तो जो मैंने चर्च जाते वक्त पहना था, अभी भी मैंने वही कपड़े पहने थे। बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, मैंने उनको निकाल के फेंक दिया था जब मैं मेरे होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, और वो भी कैजुअलिटी यानी फायर का, वो भी आग का एक और शिकार बन गए मेरे जूते भी। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट, तो मुझे मेरी आंट से एक टेनिस शूज लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from the school? मैंने बोला कि मैं घर पर क्यों नहीं रह सकता। My mother wouldn't hear of it, लेकिन मेरी माँ ने ये सुना नहीं और उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया। But I was totally embarrassed by everything. लेकिन अपने लुक को और अपने शूज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा embarrassed था, शर्म आ रही थी। The clothes I was wearing looked weird, जो मैंने कपड़े पहने थे वो weird लग रहे थे। मेरे पास किताबें भी नहीं थी, होमवर्क भी नहीं था, and my backpack was gone, और मेरे पास मेरा बैग भी नहीं था। I had my life in that backpack. उस बैकपैक में, बच्चों की तो पूरी जिंदगी उनके स्कूल बैग में होती है, उस बैकपैक में मेरी लाइफ थी। The more I tried to fit in, the worse it grew. और फिर उसने सोचा कि मैं स्कूल में जितना भी मैं फिट इन होने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उतना ही बुरा हो रहा है। अब मैं और अजीब लग रहा हूँ इन लोगों के सामने। So how would I make friends? Was I destined to be? Destined का मतलब किसी की जो डेस्टिनी लिखी होती है उसके साथ वही होना होता है। तो उसमें ऑथर सोच रहा है कि क्या मेरी किस्मत में एक आउटकास्ट का मतलब जो पूरी लोगों से अलग लगे, समझ गए। जैसे घोड़ों की भीड़ में एक गधा अलग से दिखाई देगा, या गधों की भीड़ में एक घोड़ा अलग से दिखाई देगा, तो घोड़ा आउटकास्ट होगा, समझ गए। तो आउटकास्ट का मतलब जो आउट ऑफ द स्पेस लगे, वियर्ड लगे, दूसरों से अलग लगे। तो उसने बोला कि क्या मेरी किस्मत में एक आउटकास्ट होना लिखा है। एंड अ गीक ऑल माय लाइफ, एंड गीक का मतलब एक तरह का फ्रीक या अलग इंसान, जो दूसरों से, अगेन वही मतलब है,
दूसरों से अलग हो। सो उसने बोला कि क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। और geek in a way is a person who is disliked का मतलब जैसे लोग पसंद नहीं करते, बट टेक के साथ भी टेक गीक भी यूज होता है, तो जनरली गीक्स आर एक्सपर्ट इंटेलिजेंट पीपल, बट दे आर नॉट लाइक, देखा है वो जैसे चतुर था ना थ्री स्टेट्स, देखा है ना थ्री इडियट्स में, सो ही वाज अ गीक, लोगों से अलग, नॉट लाइक्ड बाय नॉर्मल पीपल। तो उसने लिखा कि क्या मैं एक आउटकास्ट और एक गीक ही लगूंगा सारी जिंदगी, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा ही लग रहा था। I did not want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. उसने बोला मैं बड़ा भी नहीं होना चाहता, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलना भी नहीं चाहता, और मैं मुझे कुछ भी हैंडल नहीं करना अपनी जिंदगी में, अगर इसी तरह सब कुछ होना है तो क्या फायदा। उसके दिमाग में ये बातें आने लगी। I just wanted to curl up and die. मैं तो बस मरना ही चाहता था उसे, ठीक है। सो इस तरह की फीलिंग उसके दिमाग में आ रही थी कि अब कुछ बचा नहीं है, तो अब क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पर मेरे कभी दोस्त भी नहीं बन पाएंगे, इस तरह की बात वो सोच रहा है, ठीक है। अगला है आई वॉक राउंड द कर्ल अप का कोई मतलब नहीं, कर्ल अप का मतलब बेंड होना है, बट आई थिंक उसका ऐसा था कि मैं स्कूल के कोने में पड़ा रहूं और मर जाऊं, शायद वो ये सोच रहा है, समझे, कोई यहाँ पर कोई वर्ड का ऐसा मतलब नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप का मतलब जस्ट वांटेड टू यू नो जस्ट बेंड, एक कोने में पड़े रहना है, जस्ट वांटेड टू बी कि बस मैं मर जाऊं, दैट्स व्हाट आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं पूरे स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे कि मैं ज़ॉम्बी हूं। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, ठीक है, हर एक चीज मुझे कैसी लग रही थी, सरियल लग रही थी। सरियल का मतलब क्या होता है, सरियल का मतलब होता है अजीब, कुछ चीज जो आपको अच्छी ना लगे, जैसे कभी कभी हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, मॉल भी जाते हैं तब भी हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, समझ गए, मम्मी पापा कहते हैं क्या हुआ तुझे, क्यों इतना परेशान है, ये है, लेकिन नहीं, मजा नहीं आ रहा होता है, तो वो अजीब सी जो फीलिंग होती है, एवरीथिंग वाज नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड फील हो रहा था, बिजार लग रही थी उसे। आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, मैं श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had been ripped away, मतलब छिन गई थी, एक पल में खत्म हो गई थी, क्योंकि बच्चे को उसकी सिक्योरिटी क्या थी, उसके फ्रेंड्स, उसका पुराना स्कूल, उसका घर, उसके टीचर और उसकी पेट और उसका बैग, सब कुछ चला गया उसके उससे, तो उसको लगा एक पल में मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे ऐसा फील आया, ठीक है। तो बहुत अच्छी है। When I walked through what used to be my house after school, मैं फिर से उस जगह पे गया जहाँ पे मेरा घर हुआ करता था स्कूल के बाद। That day I was shocked to see how much damage there was. मैं देख करके मेरी आंखें दंग रह गई कि कितना डैमेज हो गया था वहां पर। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो भी चीजें जली नहीं थी वो भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि जो केमिकल और जो पानी का यूज उन्होंने फायर को बुझाने के लिए किया था, उससे भी जो चीजें जली नहीं थी वो भी बर्बाद हो गई थी। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स। एक अकेली चीजें जो नहीं बर्बाद हुई थी वो थी फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माय मदर हैड मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यू। वही चीजें जो मेरी माँ ने अपनी जान पर खेल, हेरोइकली रेस्क्यू का मतलब मेरी जान पर खेलकर जो मेरी माँ ने चीजें, डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोज बचा लिए थे, बस वही नहीं बर्बाद हुआ था, उसके अलावा सब बर्बाद हो गया था। But my cat was gone. My heart ached for her. एक का मतलब दर्द होना है ना, headache, वही heart ache, सर दर्द, दिल दर्द। तो मेरी कैट चली गई थी और मेरे दिल में दर्द हो रहा था। There was no time to grieve. लेकिन grieve का मतलब mourn करना यानी दुख मनाना, है ना। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं इस चीज का दुख मना सकूं। My mother rushed me out of the house. मेरी मदर ने मुझे जल्दी से वैसे बाहर निकाला, चलो चलो चलो। We would have to find a place to live. हमें एक जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम रह सके, and I would have to go buy some clothes for the school. और मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं so that स्कूल जाने के लिए तुम स्कूल पहन के नहीं जा सकते। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even identification to be able to withdraw money from the bank. बोला ना तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड बना था कि हम बैंक जाके पैसा ले, कैश तो जल चुका था, कार्ड्स भी जा चुके थे, और हमारे पास कोई आईडी आता, ये सब भी कुछ नहीं था। सो वी हैड टू बोरो, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी लेनी पड़ी। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, स्मोक में सब कुछ चला गया था।
That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. ठीक है, रबल का मतलब होता है आई थिंक एक कबाड़ खाना शायद, हाँ। रबल का मतलब एक जो टूटी वीरान सुनसान बिल्डिंग होती है, इसको कबाड़ समझा जाता है, जर्जर। तो वो बोल रहा है कि डिमोलिश्ड बिल्डिंग जो है, तो वो जो दैट वीक द रबल, रबल का मतलब अब तो वो डिमोलिश्ड ही हो गई ना, जहाँ पे उसका घर था वो तो अब एक तरह का सुनसान वीरान और खंडहर है। तो खंडहर इज द प्रॉपर वर्ड, खंडहर समझते हो ना, वंस दैट देयर वाज अ हाउस, बट अभी वो खंडहर है। तो वो जो खंडहर अब बचा था, जो कभी हमारा घर हुआ करता था, उसको धीरे धीरे वहां से क्लियर ऑफ किया जा रहा था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. Although हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था, लेकिन फिर भी मैं जाता था, पास में ही जहाँ घर था वहीं पास में उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया, लेकिन I would go over, लेकिन फिर भी मैं जाता था क्या देखने, डेब्रिस, जो कूड़ा वहां से वो साफ कर रहे थे, मलबा साफ कर रहे थे घर वाली जगह से, उसको देखने में जाता था। क्यों? होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। वो रोज जाता था ये देखने, क्या पता उसको उसकी कैट कहीं दिख जाए। शी वॉज गॉन, लेकिन वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं उसके बारे में सोचता रहा कि अरे मेरी किटन, मेरी प्यारी किटन चली गई है, कभी नहीं आएगी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, वो याद कर रहा है पुराने टाइम को, कभी जल्दी जल्दी सुबह जब मैं उसे डिस्टर्ब करता था, बेड से उतरता था, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। टैग अलोंग का मतलब पीछे पीछे पिछ लगू बन जाते, चल देते पैर, जैसे डॉग्स नहीं करते हैं पीछे पीछे चलते, तो वैसे ही कैट मेरे पीछे पीछे जाती थी। क्लाइंब अप माय रोब, वो मेरी बाथरूम के ऊपर चढ़ जाती थी। क्रॉल इनटू माय पॉकेट्स, और मेरे पॉकेट्स के अंदर सो जाती थी जाकर के। आई वाज मिसिंग हर टेरिबली। मुझे बहुत ज्यादा अपने कैट की याद आ रही। It always seems that bad news spreads quickly. ऐसा लगता है कि जो बुरी न्यूज होती है, तुम लोगों को भी लगता है जो बुरी न्यूज होती है वो जल्दी फैल जाती है? ऐसा लगता है जैसे बुरी न्यूज जल्दी फैल जाती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था। Everyone in the high school, including the teachers, were aware of my plight। का मतलब मेरे दुख। तो मैंने मेरे नए स्कूल में मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे स्कूल मेट्स, उन सबको ये घटना का पता चल गया। I was embarrassed as if somehow I were responsible। ठीक है, देखो I के साथ यहाँ वर लगाया हुआ है because I is considered plural। तो क्या उन्होंने बोला? तो I was दोनों करेक्ट है। I was embarrassed, मैं इस तरह से embarrassed हो रहा था जैसे कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ आग लगाने के लिए, इस तरह से, क्योंकि अब किसी को पता लगेगा अरे ये तो वही लड़का है जिसके घर में आग लगी थी। तो बच्चे को एक तरह का एम्बैरेसमेंट हो रहा है। व्हाट अ वे टू स्टार्ट अ स्कूल। क्या बढ़िया तरीका है ये नए स्कूल, सार्कास्टिक है ये लाइन, क्या बढ़िया तरीका था ये नए स्कूल में शुरू होने का। दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज लुकिंग फॉर। सिंस लोगों को पता लगा कि इसके घर में आग लग गई है, सो नाउ एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम। तो वो बोल रहा है कि और मैं इस तरह की अटेंशन मुझे लाइफ में नहीं चाहिए थी जो अब मुझे लोग देख रहे हैं आउट ऑफ, आई एम फीलिंग एम्बैरेसमेंट बिकॉज़ पीपल आर जजिंग। The next day at school, people were acting even more strange। और अगले दिन तो लोग और भी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। I was getting ready for my gym class at my locker। मैं अपने लॉकर में जाकर, have you ever seen the movies ना, उसमें दिखाते हैं लॉकर होता है, लॉकर में से बच्चा कपड़ा पहन के जिम में जाता है, सब कुछ वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्योंकि वो सीन है स्कूल में, I was getting ready for the gym class at my locker। मैं अपने लॉकर में जिम के लिए रेडी हो रहा था। People were milling around me, asking me to hurry up। लोग मेरे आसपास आ रहे थे और मुझसे बोल रहे थे। मिलिंग अराउंड भी का मतलब आसपास आना, ठीक है, घूमना, किसी के आसपास चक्कर लगाना, ठीक है। तो हाँ, सो मिलिंग अराउंड का मतलब लोग उसको घेर रहे थे, के आसपास आ रहे थे। मिलिंग अराउंड का मतलब मेरे आसपास लोग इकट्ठा हो रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। उसको ये चीज अजीब लग रही थी, क्यों इतने सारे लोग बार बार मुझे कह रहे हैं जल्दी चलो। लेकिन फिर उसको लगा कि जितना कुछ हो चुका है उसके सामने ये कितना ही अजीब हो सकता है। अजीब का वर्स्ट वर्जन तो मैंने देख ही लिया है। तो उसने बोला लेकिन पिछले कुछ वीक्स में जो मेरे साथ में हुआ, उसके चलते अब मुझे कोई भी चीज चौंकाती नहीं थी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। ऐसा लग रहा था शो मी इनटू द जिम मतलब मुझे जिम में धक्का बस नहीं दे रहे थे, बट वो बार बार बोल रहे थे चलो जल्दी जिम चलो, जल्दी जल्दी जिम। मिलिंग अराउंड का मतलब आसपास घेर लिया लोग, ठीक है। तो बोला ऐसा लग रहा था जैसे सब बस यही कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे किसी तरह जिम के अंदर धक्का देते। देन आई सॉ, फिर मैंने देखा व्हाई, क्यों कर रहे थे लोग ऐसा। देयर वाज अ बिग टेबल सेटअप
with all kinds of stuff in it. फिर मैंने जब अंदर देखा तो मुझे समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कर रहे थे. There was a big table set up with all kinds of stuff on it. मतलब एक बहुत बड़ी टेबल थी जिनके अंदर जिसमें हर तरह का सामान रखा हुआ था. Just for me, केवल मेरे लिए. They had taken up collections and bought me school supplies. उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्ट किया था और वो मेरे लिए स्कूल में कलेक्शन सब चीज का लेके आए थे. नोटबुक, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatshirts. It was like Christmas. I was overcome by the emotion. मेरे लिए तो क्रिसमस के जैसा था. क्रिसमस में बहुत गिफ्ट मिलते हैं ना. Overcome by the emotions. मैं बहुत ज्यादा एकदम इमोशनल हो गया. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. वो लोग जिन्होंने मुझसे कभी बात भी नहीं की थी, वो लोग आकर के मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. Their genuine outpouring of concern. Outpouring का मतलब दिखाना, ठीक है. उन्होंने जो genuine concern दिखाया, it really touched me. और इसको देख करके मैं सच में touched तो हो गया, मेरा दिल छू गया. In that instant, I finally breathed the sigh of relief. और उसी पल मुझे finally sigh of relief का क्या मतलब है? राहत की सांस ली. And thought for the first time that the things were going to be okay. और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चीजें ठीक भी हो सकती हैं और चीजें ठीक हो जाएंगी. I made friends that day. उस दिन मैंने दोस्त बनाए. एक महीने बाद, 1 month later, I was at my house watching them rebuild it. मैं अपने घर पर था और मैं देख रहा था कि वो मेरा घर फिर से बना रहे हैं लोग. But this time it was different. लेकिन इस बार सब अलग था. I wasn't alone. मैं अकेला नहीं था. I was with 2 of my new friends from school. मैं आज अपने 2 नए दोस्तों के साथ था जो मैंने स्कूल से बनाए थे. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around. बोलता नहीं कि कोई बोलता नहीं मुझे पूरी जिंदगी लग गई ये समझने में कि मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है. तो ये होता है इट टुक अ लाइफ टू अंडरस्टैंड. उसने बोला इट टुक अ फायर. मेरे को एक पूरी आग लगी ये बात समझने के लिए कि मुझे मेरी नई फीलिंग्स पे फोकस करना चाहिए, अपने नए दोस्तों से मिलना चाहिए, ओपन अप करना चाहिए, जो चीज उसके टीचर्स उसे बोल रहे थे. और ये देखने के लिए कि मेरे आसपास कितने वंडरफुल लोग रहते हैं, ये देखने के लिए मुझे पूरी एक फायर लगी. यानी पूरी एक आग की कीमत चुकानी पड़ी. कि ना फायर होती ना वो कभी ओपन अप होता. ठीक है. तो जो लोग बहुत शाय हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है. यू शुड टॉक टू पीपल बिकॉज बिना किसी से बात करे, बिना ओपन अप करे, यू कैन नॉट जज, है ना. वरना तो आप अनटच्ड रहते हैं वर्ल्ड से, और वर्ल्ड में जितनी भी ब्यूटी है आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बिकॉज यू आर नॉट ओपन अप. और बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाना है दैट यू गेट टीच्ड एवरी टाइम. Now I was sitting there watching my house being rebuilt. मैं वहाँ बैठा था और वहाँ बैठकर अपने घर को देख रहा था. मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा था. When I realized my life was doing the same thing. फिर मुझे realize हुआ कि मेरी जिंदगी में भी तो सेम ही चीज हो रही है ना. मेरी जिंदगी भी दोबारा से रीबिल्ड हो रही है. While we sat there on the curb planning my new bedroom. जब हम वहाँ पर बैठे थे और मैं अपना जो नया बेडरूम है उसे मैं प्लान कर रहा था कि किस तरह का होगा. ठीक है. कर्व का मतलब है डेस्क होना चाहिए या फिर कुछ कंक्रीट सीट वगैरह होना चाहिए. कर्व का मीनिंग फुटपाथ. ठीक है. ठीक है. सो फुटपाथ. ठीक है. फुटपाथ का दूसरा इंग्लिश क्या होता है? पाथवे. पाथवे. ठीक है. सो एक तरह से पाथवे ऐसे नॉर्मली रोड के साइड वाले को भी बोलते हैं. कर्व मतलब फुटपाथ पर जब हम बैठे थे प्लानिंग माय न्यू बेडरूम और अपने नए बेडरूम को प्लान कर रहे थे. आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी. मैंने देखा कि कोई मेरी तरफ आया फ्रॉम बिहाइंड. मेरे पीछे से आ रहा था. ठीक है. सॉरी, मैंने सुना, देखा नहीं. आई हर्ड, मैंने सुना पैरों की आवाज कि कोई मेरे पीछे से आ रहा था और आकर के मुझे बोला डज दिस बिलोंग टू यू. क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न. जब मैं मुड़ा, क्या था? Cat. Like a movie. When I turned around to see who it was. जब मैंने ये देखने के लिए मुड़ा कि कौन था. I could not believe my eyes. मेरी आंखों को भरोसा नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat. एक woman वहाँ पे खड़ी थी
उसने कैट ले रखी थी. I leapt up, मतलब leapt up का मतलब उछला. लीप होता है ना उछलना, तो लीप का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट. लीप, लेफ्ट, लेफ्ट. मैं उछला एंड ग्रैब्ड हर, और मैंने उस कैट को पकड़ लिया आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म. उनकी हाथों से मैंने उसे ले लिया. आई हेल्ड हर close to me and cried into that beautiful orange fur. और मैंने उसे अपने पास ले लिया, और ऑरेंज फर है उस कैट का, और मैं उसमें उससे चिपक कर रोने लगा. She purred. कैट पर करती है, कैट की आवाज को पर बोलते हैं. कैट आवाज करने लगी हैप्पीली. माय फ्रेंड्स वर हगिंग. मेरे दोस्त भी मुझे गले लगाने लगे. हगिंग द कैट. कैट को गले लगाने लगे एंड जंपिंग अराउंड, और कूदने लगे. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Apparently, मतलब ऐसा हुआ कि मेरी जो ऐसा हुआ बोलते हैं, ऐसा हुआ था कि मेरी जो कैट है वो इतना ज्यादा डर गई थी फायर से कि वो तो 1 माइल ही भाग गई पूरा. ठीक है. हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट. उसके कॉलर पे हमारा फोन नंबर था. बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. लेकिन हमारे फोन्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज. ये जो एक वंडरफुल लेडी थी, उन्होंने बहुत मेहनत की और वो जानने की कोशिश करने लगी कि किसकी कैट है. somehow she knew this cat loved and sorely her. कहीं ना कहीं उनको पता था कि जो कैट है इसको बहुत प्यार किया जा रहा है, और उसको लोग बहुत बुरी तरह sorely मिस करना, बुरी तरह याद कर रहे थे. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. मैं मेरे दोस्तों के साथ वहीं पे बैठा था और मेरी कैट मेरी गोद में लेट गई. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और जितनी भी मुझे फीलिंग लॉस की या ट्रेजेडी की आती थी, वो सब अचानक से गायब हो गई. एंड आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब grateful for my life. I felt grateful for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. मेरी cat भी वापस आ गई और मैं. तो जैन गोडिये सो. ठीक है, तो इनकी है ये स्टोरी. अब क्वेश्चन आंसर्स तो आज हो नहीं पाएंगे. हाँ बेटा, तो तुम लोगों का काम है क्वेश्चन आंसर इसको घर से करके लाना. नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन में से कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना. ठीक है. समझ में आ गई स्टोरी सबको? और इसके वर्ड मीनिंग तुम लोग लिख लेना. जितने वर्ड मैंने गोल गोल किए हैं इनको नोट कर लेना. करा है? मैम वो पीछे वाले भी करना है जो पीछे दिए हैं. हाँ, तो अभी कर लो अचानक से. ये क्या है? सॉर्टिंग, स्टोकिंग, ग्रोपिंग. ये 3 लिख लो. मैम कर लिया है. मैम प्लीज रिपीट. स्वॉटिंग, स्टोकिंग, ग्रोपिंग, इनकल्फ. 7, 8 है, सारे कर लो. इन सब में एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है. ओके मैम. मैम यू हैव टू सेंड यू आल्सो. हाँ,